नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। देखिए बच्चों, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 10 कितनी जमीन। कितनी जमीन जो ये टॉपिक है, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर है ये जमीन से रिलेटेड है, यानी जो लैंडमार्क होता है, जो भूमि होती है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कोटेशन समझाना चाहती हूँ कि इस कोटेशन का मीनिंग क्या है। तो देखिए, यह मोह से भरा हुआ संसार। मोह यानी लालच। मोह का मतलब क्या होता है? लालच। मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं वो भी प्राप्त कर लूँ, वो जो इच्छा होती है ना इंसान की, वो वाला लालच जो एक्स्ट्रा पाने की इच्छा करता है, उसे कहते हैं हम मोह। तो ये मोह से भरा हुआ संसार। ये संसार किससे भरा हुआ है? ये पूरा संसार मोह से भरा हुआ है। एक स्वप्न की तरह ही है। कैसा है? एक सपने की तरह होता है। यानी हम क्या करते हैं, जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो प्राप्त करने के बाद हम और ज्यादा चीजें प्राप्त करने की क्या करते हैं? इच्छाएं करते हैं। हम पहले सोचते हैं कि हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हमें कोई और चीज नहीं चाहिए। लेकिन जब हमारी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब हमें हमारी दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये संसार जो है ना, वो मोह से भरा हुआ है और एक स्वप्न की तरह है। स्वप्न यानी जो टूटता ही नहीं है, जो मन में आया वो सोच लिया, उसे कहते हैं हम स्वप्न। यह तब तक ही सत्य प्रतीत होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा हो। यानी जो स्वप्न है ना, लालच का ये संसार है, ये सपने की तरह कब तक लगता है कि ये सपना है? जब तक व्यक्ति क्या कर रहा हो? अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा हो। हमें सच लगता है जब हम सो रहे होते हैं और जब हमें सपने आते हैं, तो वो सपने उस टाइम हमें लगता है कि ये सब एक्चुअल में हो रहा है, हमारे साथ ये सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तब हम देखते हैं कि हम तो सो रहे थे, वो सपना था। तो वो सपना क्या था? अज्ञान रूपी निद्रा। लेकिन उस टाइम वो हमें सत्य प्रतीत हो रहा था, उस वक्त वो हमें सच लग रहा था जब हम सो रहे थे। तो ये संसार भी क्या है? लालच से भरा हुआ है और एक स्वप्न की तरह, एक सोने की तरह कि हम एक सपना देख रहे हो, सुंदर सपना। और ये सपना तब तक रहेगा जब तक हम क्या कर रहे हो? निद्रा में सो रहे हो। निद्रा भी कौन सी? अज्ञान रूपी। क्योंकि उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं होता, उस समय हमें कुछ समझ नहीं होती, जो चलता रहता है वही हमारा सपने में चलता रहता है। परंतु जाग जाने पर इसकी कोई सत्ता नहीं रहती। लेकिन जब व्यक्ति जाग जाता है, जब व्यक्ति उठता है, तब उस सपने की कोई एक्सिस्टेंट नहीं होता। यानी वो सपना कहीं आपको दिखता नहीं है, उस सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात ये जो कोटेशन है, ये जो थॉट है, इसमें ये बताया गया है आपको कि जब व्यक्ति इस मोह रूपी संसार में रहता है और अज्ञान की निद्रा में सो रहा होता है, तब वो अच्छे से अच्छे सपने देखता है। सपने देखता है, सिर्फ सपने देखता है। जब तक वह उन सपनों को देखता है, उन्हें वो सपने सच लगते हैं। लेकिन जब वो अपनी निद्रा यानी अपनी नींद से जागता है, जब वह अपनी नींद से बाहर आता है, तब क्या होता है? तब सपने से बाहर निकलते ही उस सपने की कोई सत्ता नहीं रहती। यानी वो सपना कहीं भी स्टैंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सपने क्या होते हैं? सिर्फ सपने होते हैं। जब तक उन सपनों को हम धरातल पर नहीं उतारते अपने परिश्रम के द्वारा, तब तक वो सिर्फ सपने होते हैं। और उन सपनों को प्राप्त करने की इच्छा हम कब करते हैं? जब हम अज्ञान रूपी निद्रा में होते हैं। लेकिन जब हम उस अज्ञान रूपी निद्रा से बाहर आते हैं, तब उस सपने की कोई सत्ता नहीं रहती, तब वो सपना किसी भी काम का नहीं होता। यदि वो सपना ऐसा है जो एक्चुअल में होने वाला है, जो एक्चुअल में हमारे साथ होगा या हम परिश्रम से उसे प्राप्त कर लेंगे, तब वो क्या है? हमारे लिए हमारा अस्तित्व बनाने वाला। लेकिन जब तक वो हमारे लिए अज्ञान में है, तो उठने के बाद वो सपने की कोई भी सत्ता नहीं है। और ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अब देखिए,
आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कितनी जमीन, उसके बारे में कुछ बताती हूँ मैं आपको। हम जिंदगी भर इन उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें यह मिल जाए, हमें वह मिल जाए। हमारी इच्छाएं असीमित व सपने अनंत हैं। हमारी इच्छाएं असीमित है, कोई सीमा नहीं है हमारी इच्छाओं की, और सपने कैसे हैं? अनंत है, इन्फिनिटिव है, क्योंकि सपनों की भी कोई सीमा नहीं है। इन सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हुए हम जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाते हैं। वास्तविक खुशियां क्या होती हैं बच्चों? वास्तविक खुशियां वे खुशियां जो एक्चुअल में हमारे पास हैं। हम हमारे सपनों में, हमारी इच्छाओं में उन खुशियों को भूल रहे हैं जो वाकई में हमारे पास हैं। हम जो हमारे पास हैं उनको भूलकर जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा में हम उन चीज़ों को भुला देते हैं जो हमारे पास होती हैं। तभी तो हम खुशियों का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्टि के साथ रहता है, जो उसके पास है, हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति आगे बढ़ने की ना सोचे, आगे बढ़ने की सोचो, लेकिन जो आपके आसपास है उनको जमा करके रखो, उन्हें इकट्ठा करके रखो, उन खुशियों में जीना सीखो, उन लोगों के साथ जीना सीखो। जब हम उन लोगों के साथ, उन वस्तुओं के साथ, उन चीज़ों के साथ खुश रहना सीखते हैं तो उन सभी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, यदि हम उनके साथ खुशियाँ नहीं बांटते, यदि हम उनको भूल जाते हैं तो भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता, इसकी आशा, इसकी उम्मीद के साथ हम सदैव कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। इसलिए दुखी नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। कैसा रहना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की सोचनी चाहिए, लेकिन जीना किसमें चाहिए? वर्तमान में। इसलिए जो आपके पास है उसी के साथ आप खुश रहना सीखें। और लालचवश संग्रहित वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाते। और लालच, बताया भी मैंने आपको, मोह रूपी संसार कैसा है? एक स्वप्न की तरह है। तो हम क्या करते हैं? लालच के वशीभूत होकर उन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते जो हमारे पास होती हैं, और जो हमारे पास नहीं होती उनकी इच्छाएं करते करते दुखी होकर एक दिन क्या होता है? एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं, एक दिन हम खत्म हो जाती हैं। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं बच्चों। दो बहनें थी। बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर के साथ हुआ था। विवाह का अर्थ होता है शादी, सौदागर का अर्थ होता है व्यापारी। जबकि छोटी बहन का विवाह देहात में एक किसान के घर हुआ था। देहात यानी किसी गांव में। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, ठाट यानी सारे ऐशो आराम के सामान, स्वाद स्वाद के खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। थिएटर यानी सिनेमा हॉल। छोटी बहन को बात लग गई, मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ अदला बदली कभी ना करूं। छोटी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की अदला बदली कभी नहीं करने वाली। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या चिंता फिक्र से छूटे हैं। छोटी बहन कहती है कि हम सीधे साधे लोग हैं, मस्त रहते हैं, चाहे रूखे सूखा खाते हैं, रूखे सूखे रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है उनको। क्योंकि धन होता है तो धन की चोरी की चिंता, कोई चोर चुरा के ले जाएगा तो उसकी सेफ्टी करो पहले, जो हमारे सामान है उसकी सेफ्टी करो पहले। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं वो किसकी सेफ्टी करेगा? वो चिंता से मुक्त होकर क्या करेगा? जीवन जिएगा आनंद वाला। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। उम्र क्या होती है? लंबी होती है। क्यों? जो लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं, ऐशो आराम में रहते हैं, उनकी उम्र अपने आप छोटी होती है क्योंकि उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वो कैसे होते हैं? वो तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी सेहत रहती है। काम करने से वक्त क्या होता है? एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहने से क्या होता है? अब क्या करते हैं आजकल के लोग? काम तो करते नहीं है, और फिर किसका रास्ता अपनाते हैं? जिम का। देखा होगा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं। जिम क्यों जाते हैं? यदि वो घर में ही जो काम हो, क्या पहले के लोग जिम जाते थे? क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनके पास काम ही बहुत था। आज के लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, मजे से उठते हैं, मजे से खाते हैं, मजे रहते हैं, और फिर उस कैलोरी को बर्न करने के लिए जिम जाते हैं। उससे बेटर वो काम वो घर पे करें ताकि उन्हें जिम जाने की जरूरत ही ना पड़े। समझ आई मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। छोटी बहन का पति दीना ओसरे में बैठा औरतों की ये बातें सुन रहा था। ओसरे यानी बरामदा, घर के बाहर जो बरामदा होता है जिसे हम बालकनी कहते हैं, ऐसा, और वो नीचे होता है। नीचे यानी घर के बाहर। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है, बात आई गई हो गई। एक दिन दीना के घर के ओसरे में बैठा हुआ था दीना,
और एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आया। उसने बताया दरिया किनारे कोलों की बस्ती है। दरिया यानी नदी के किनारे, कोलो यानी एक विशेष प्रकार की जाति होती है। कोलों की बस्ती है, वहाँ जमीन बहुत उम्दा है। उम्दा यानी बहुत अच्छी जमीन है। दीना के मन में अभिलाषा पैदा हुई। अभिलाषा अर्थात इच्छा। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जमीन में क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बनाकर क्यों ना वहीं पहुंच जाऊं, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करके देखूं। उसने अपनी यात्रा शुरू की। बीवी से कहा घर देखना भालना, खुद एक नौकर के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार के अन्य चीजें खरीदी। 7वें रोज वे कौल लोगों की बस्ती में जा पहुंचे। कौल लोगों की बस्ती एक विशेष प्रकार की जाति जो नदी के किनारे रहती थी, वो वहां पर जा पहुंचा। देखिए उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया कि मैं भी क्या करूं, मैं भी अच्छा मतलब अच्छे पैसे वाला बनूं और यहाँ पढ़ने से क्या फायदा है, मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे फायदा मिले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूं। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी उसकी बड़ी बहन की बातें सुनकर क्या आ गया था, लालच। बताया ना, मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह होता है। सपना ही है ये संसार। यदि इसमें आप अपने आसपास की चीजों को बटोर कर रखोगे, खुशी उनके साथ बांटोगे, तो आप क्या रहोगे, खुश रहोगे। और यदि आप उन चीजों को भूलकर जो आपके पास नहीं है उसको पाने की इच्छा करोगे, तो जो मिले, वो जो पाने की इच्छा कर रहे हो वो मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो आपको मिलेगा। लेकिन जो आपके पास है वो भी आपसे दूर चला जाएगा। रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं बच्चों। चलिए, उसने देखा सौदागर ने जो बातें बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। दीना को देखते हुए अपने तंबुओं से निकल आए। उसके चारों तरफ जंगट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी के माध्यम से, दुभाषी अर्थात दो भाषाओं को जानने वाला, दोनों के बीच अगर कोई बात करनी हो तो कैसे करेंगे, तो दीना की बात उनको बताने वाला और उनकी बात दीना को बताने वाला। दीना ने उन्हें बताया कि वह जमीन की खातिर आया है। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए, बड़ी आव भगत की, बहुत खातिरदारी की उनकी। उसे अपने से अच्छे से डेरे में ले गए, उसे पीने को चाय दी। दीना ने भी अपने पास की जाने वाली भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी। कौन लोग बड़े खुश हुए। फिर दुभाषी से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषी ने समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से बहुत खुश हैं। बतलाइए हमारे पास कौन सी चीज आपको सबसे अधिक पसंद है ताकि हम आपको दे सकें। दीना ने जवाब दिया, जिस चीज को देखकर मैं खुश हूं वह है आपकी जमीन। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और इतनी उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और यह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ से जैसी धरती कहीं और देखी नहीं है। दुभाषी ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर बाद वे आपस में सलाह करने लगे। बातचीत चल रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने उनका सरदार आ गया। सरदार यानी उनका मुखिया, उनका मेन जो हेड होता है वो। सब चुप होकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा, ये हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला। लबादा यानी एक तरह का कपड़ा, चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य सरदार को भेंटे की। सरदार ने भेंट स्वीकार कर अपने आसन पर जा बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब का मतलब होता है दीना की तरफ देखकर होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका कोई घाटा नहीं है, ऐसा उसकी कोई कमी नहीं है। दीना ने सोचा, मैं चाहे जितनी ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी होने चाहिए, नहीं तो जैसे आज उन्होंने कह दिया तुम्हारी है, कल पीछे से वही कह देगी ये हमारी है। दीना ने कहा, सुना एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी और जमीन का कागज पक्का कर दिया। मैं भी वैसे चाहता हूँ कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो जाएगा। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी कर ली जाएगी, रजिस्ट्री हो जाएगी। इन्होंने कीमत की दर, हमारी दर तो एक है, एक दिन के 1000 रुपये। दर क्या थी? एक दिन का 1000, अर्थात एक दिन में दीना सुबह सूरज उगता है तब से लेकर रात को सूरज जब अस्त होता है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक दीना जिस जगह से चला है उस जगह से चलकर यदि वो जहां तक पहुंचा है वहां से सूर्य आज तक वापस अपनी जगह पर आ गया, जितनी जगह वो चला वो सारी जमीन किसकी? दीना की। दीना समझा नहीं, बोला दिन का ये हिसाब कैसा, यहाँ बताइए कितने एकड़। सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमको नहीं आता, हम तो दिन के हिसाब से बेच, जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो उतनी जमीन तुम्हारी, उसका दिन भर का 1000 रुपया।
दीना आश्चर्य में पड़ गया, वह दिन में तो बहुत जमीन ले जा सकता है। पर हंसार बोला, हाँ क्यों नहीं, बस एक शर्त होगी, अगर तुम उसी दिन उसी जगह पर नहीं आए जहां से चले थे तो कीमत जब्त हो जाएगी। यानी जिस जगह से तुम चले थे सूर्योदय होते ही यदि उस जगह तुम वापस सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचे तो तुम्हारी जो रकम है तुमने 1000 रुपये दिया वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। दीना खुश हुआ, तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना, ऐसे करते कराते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा, उसे नींद नहीं आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगा। दरवाजे के बाहर जाकर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। वह खड़ा हो गया, गाड़ी में सोते हुए उसने अपने आदमी को जगाया, कहा कि गाड़ी तैयार करो, खुद कॉल लोग को बुलाने चला गया। जागा, सवेरा हो गया, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। गोल तैयार हुए, सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा साथ रख लिया। खुले मैदान में जब पहुंचे तब तड़का फूट ही रहा था। तड़का यानी सुबह हो ही रही थी। पास एक ऊंची टेकरी थी, टेकरी यानी ऊंची पहाड़ी, पार खुला बिछा मैदान। टेकरी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथों को कहा, दीना से देखते जाओ, जहां तक नजर आती है वहां हम लोगों की जमीन है, तुम जितनी चाहिए जमीन ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। जमीन एकदम अछूती है, जिसे किसी टच ही नहीं कर, कोई खेती ही नहीं करती जमीन। सरदार ने अपने सिर की रोईदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान है, यहाँ से चलो, यहीं पर आ जाओ। यानी सूर्योदय पर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अपनी यात्रा। जब सूर्यास्त हो तो वापस इसी स्थान पर आ जाना। ये तुम्हारा लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और लास्ट पॉइंट भी यही है। ये तुम सूर्यास्त तक इस पॉइंट पर आ गए, जितनी जमीन तुमने नापी है वो सारी तुम्हारी। और यदि नहीं आए तो जमीन भी गई तुम्हारी और ये पैसे भी हमारे हो गए। देख, दीना की आंखें चमक उठ, धरती एकदम अछूती थी। उसके बाद क्या हुआ, दीना ने रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार दिया, धोती को कस लिया, अंगाछी में रोटी रखी, आरती चढ़ाई और पानी का बंदोबस्त करके क्या किया, उसने आदमी से फावड़ा लिया। चलने को तैयार खड़ा हुआ। कुछ क्षण सोचता रह गया किस तरफ चलना बेहतर होगा। सब तरफ लालच ही लालच था। ये मोह का संसार कैसा स्वप्न जैसा है, जब आँख खुलेगी तभी क्या होगा, कोई सत्ता नहीं रहेगी सपने की। तो लालच करना छोड़ दें। लालच बहुत बुरी बला होती है। बला यानी बहुत खतरनाक चीज़। जब तक इंसान के अंदर रहती है तब तक इंसान का सर्वनाश कर देती है, इंसान को पूरा विनाश कर देती है। लेकिन लालच नहीं हो इंसान के अंदर और अच्छी भावना से किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करे तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। उसने तय किया, ठंड ठंड में अच्छा रास्ता पार हो जाता है। खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में धीमे न चला न तेज। 1000 गज चलने पर वह ठहरा। वहाँ एक गड्ढा किया, घासें ऊंची की, आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ दूर बाद उसने दूसरा गड्ढा खोदा। फिर पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकरी साफ दिख रही थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील आ गया होगा। धूप में ताप था। कुर्ते पर से वास्कट उतार दी। वास्कट यानी एक ऐसी कमीज जिसकी क्या हो, बिना आस्तीन की कुर्ती। एक ऐसी कुर्ती जिसमें क्या हो, स्लीव्स नहीं होती। टेकरी देखे इसके बाद दूसरी दिशा में चलूं, कैसी उम्दा जगह है, इसे हजार ने हिम्मत आता है। लेकिन क्या अजीब बात, जितना आगे बढ़ो जमीन एक से बढ़कर एक, जितना आगे बढ़ रहा था उससे बढ़िया से बढ़िया जमीन दिख रही थी और उसका लालच भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सीधा बढ़ा, फिर मुड़कर देखा, टेकरी मुश्किल दिख पड़ती थी और आदमी रेंगती चींटी जैसे मालूम हो रहे थे। वह धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ दिख पड़ता था। मैंने कहा, ओह मैं इधर काफी बढ़ गया हूँ, लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास लग रही थी। ठहरा, गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर छिन दिया, पानी पिया, फिर अब बाईं तरफ मुड़ गया, आगे चला, गर्मी बढ़ गई, वह थकने लगा। सूरज की तरफ देखा, सिर पर दोपहर आ गई थी। सोचा अब जरा आराम करना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। फिर कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ गया। खाने से उसमें दम आ गया, लेकिन गर्मी तीखी थी। सोचा तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, फिर जिंदगी भर का आराम हो जाएगा। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी। बाईं तरफ मुड़ने वाला था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखी। सोचा इस टुकड़े को छोड़ना तो मुड़ो, कहीं लालच था उसके अंदर, जहां दिखता वही अच्छी जमीन, तो इसको भी प्राप्त कर लूं, इसको भी प्राप्त कर लूं। ऐसी यहाँ पर सुनोगी क्या कहना, उसने सोचा। उसने टुकड़े को भी नाप डाला, पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। टेक की तरफ देखा, ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हो रही थी। कपकपी में धुंधकारे में जब टेकड़ी की जगह मुश्किल दिखती थी, मैंने सोचा क्षेत्र में ये 2 भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली हैं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बड़ा सूरज को देखा। सूरज कोई 2 तिहाई अपना चक्कर काट चुका था।
मुकाम से वह भी 10 मील दूर था, 10 मील की जमीन उसने नाप ली थी। उसने सोचा छोड़ो जाने भी तो, मेरी जमीन में एक बाजू छोटी भी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सीधे लकीर मुझे वापस चलना चाहिए। ऐसे में से कुछ दूर निकल आया तो बाजी गई। अरे इतनी जमीन क्या थोड़ी है, सोच के रीना वहाँ तीसरे गड्ढे का निशान दिया, टेकड़ी की तरफ मुंह करके ठीक उसी सीध में चल पड़ा। नाक में टेकड़ी की तरफ चला, धूप उसका शक्ति यानी उसकी पूरी शक्ति धूप ने खींच ली थी। नंगे पैर जगह जगह कट छिल गए थे, टांगे जवाब दे दी, जरा आराम करने का जवाब उसका जी हुआ। लेकिन यह कहते सूरज छिपने से पहले उसे वहां वापस होना था, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों वही था, टेकड़ी वो पहाड़ी। लेकिन सूरज छिपने से पहले पहुंचा था, सूरज पल पल नीचे ढल रहा था, क्योंकि अब धूप के बाद जब सूर्य अपनी पूरी सीमा पे पहुंचा तो नीचे भी झुकेगा वापस आकर, तो अस्त होने वाला ही था। उसके मन में सोच हुई, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने इतने पैर क्यों पसारे, अगर कहीं वक्त पे नहीं पहुंचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से बहुत दूर था, सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़कर चलने लगा। चलने में सांस फूल रही थी, कठिनाई होती थी, लेकिन तेज तेज कदम रखता गया, बढ़ता गया। लेकिन जब अब भी बहुत दूर था, यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होती, मैं क्या करूं, क्या बना काम बिगड़ा जा रहा है। सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, इस सोच और डर के कारण वह हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी, वह उसका मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जा रहा था। छाती उसकी लोहार की धौंकनी की तरह चल उठी, दिल भर भीतर से हाथों धड़धड़ाने लगा, यानी उसको अंदर से घबराहट होने लगी। उधर टांगे बेबस हो रही थी, रीना को डर हुआ इस थकान के मारे कहीं गिर ना जाए। वह दौड़ता गया, को लोग की आवाज सुनाई पड़ी, जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों का दिल सुलग उठा, उसने आखिरी ताकत समेट कर वह दौड़ा। सूरज दर्द से लगा जा रहा था, तिरछी रोशनी का खूब बड़ा लहू दिख रहा था। वह अब डूबा, सूरज बहुत नीचे पहुंच गया, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ गया। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए को लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन में रखी टोपी दिखने लगी, जब उसकी रकम भी दिख रही थी, वहां सरदार भी दिखाई दे रहा था। हैदर भाई निगाहें सूरज की तरफ देखा, सूरज धरती को छू चुका था। वह बची कुची अपनी शक्ति आगे बढ़ा दी, कमर झुकाकर भागा, जैसे ही टांगे साफ नहीं दे दी थी उसकी। टेकरी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, उसके ऊपर देखा सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख निकल आई, ओह मेरी सारी मैं व्यर्थ हो गई, क्योंकि सूरज छिप चुका था। और शर्त क्या थी, सूरज छिपने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले उसे उस स्थान पर वापस पहुंचा नहीं था वहां पर। फिर सोच का थमने को हुआ, लेकिन ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें सूरज दिख रहा है, सूरज छिपा नहीं है, फिर मुझको नहीं दिखता। ये सोचकर उसने लंबी सांसें खींची, टेकड़ी पर आत्म का दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी, पास में सामने टोपी थी कि बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दिया, वे बल मुंह के बल आगे गिरा, उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब सरदार ने देखा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा, उसने मालिक को उठाकर, लेकिन देखता क्या मालिक के मुंह से खून निकल रहा था। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग्य से हंसने लगे। दया से क्यों, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी वह क्या हो चुका था, अपनी जमीन से हाथ धो बैठा था। और व्यंग्य क्या था, व्यंग्य की यानी कितनी लालची नजर थी उसकी कि उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। नौकर ने फावड़ा लिया, दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसके लिए काफी थी। ये जो कहानी है ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। लियो टॉल्स्टॉय एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे वॉर एंड पीस उपन्यास के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1828 को यस्नाया पोलायाना रूस में हुआ था। उनके प्रमुख नाटक हैं द पावर ऑफ डार्कनेस, द लिविंग कॉर्पेस, द फ्रूट एंड एनलाइटमेंट आदि। अन्ना कैरेनिना, वॉर एंड पीस, फ्रोजन लैंड आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 20 नवंबर 1910 को रूस में इनका निधन हो गया, यानी 1828 को ये उन्होंने जन्म लिया था और 1910 को इनका निधन हो गया। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़कर और इस चैप्टर को समझकर आपने जो समझा उसमें एक नॉर्मल बात तो ये थी, कि ये चैप्टर जमीन से रिलेटेड था, लेकिन जो सबसे मेन बात ये थी वो था लालच। वो क्या था, लालच। यानी इंसान को अपना जो लालच है उसको इतना ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में कि वो अपनी जान से भी हाथ गंवा दे।
इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये हमने चैप्टर के साथ साथ समझ लिए थे, और इसकी जो ये मेन कोटेशन है जो मैंने सबसे पहले आपको समझाई थी, सबसे मेन इस चैप्टर में यही है कि इंसान का ये जो मोह है, लालच, ये एक सपने की तरह होता है। ये जब तक हमें लगता है तब तक हम नींद में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं इनसे कोई सत्ता नहीं रहती। जैसे दीना के साथ हुआ, दीना ने इतनी कोशिशें की, दूर दूर तक जाकर जमीन नापी, लेकिन जब तक वो वापस लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, इवन दीना भी खत्म हो चुका था। और दीना को जब उसके नौकर ने कब्र में सुलाया तो कुल 6 फुट जमीन दीना को चाहिए थी। दीना का लालच मीलों की जमीन तक पहुंच गया था, और दीना जब मरा तब उसे कुल 6 फुट जमीन चाहिए थी। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ ये है कि हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं कि उनको पूरी करने में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। जो हमारे पास है उस खुशियों को बटोरते नहीं है, जो हमारे साथ है उन रिश्तों को समेटते नहीं हैं। और जब अंत समय आता है तब हम सोचते हैं कि हमें ये भी हमारे पास हो, वो भी हमारे पास हो, और जब तक हमारे पास कुछ नहीं रहता। और आप देखिए, इतना सब कुछ फैलाने के बाद, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद जब इंसान मरता है तो उसे क्या चाहिए होता है? कुल में 2 गज जमीन, यानी 6 फुट जमीन। और दीना के साथ भी यही हो, उसने मीलों जमीन नाप ली, लेकिन अंत उसका क्या हुआ? उसको अंत में कितनी जमीन मिली? सिर्फ 6 फुट। इस चैप्टर के माध्यम से जो मैं समझाना चाहती थी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लालच नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति को हमेशा किसमें जीना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए। जो उसके पास है उन्हें बटोर कर रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही है। इस चैप्टर को आप पढ़ें, रिवाइज करें और समझें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।